नमस्कार। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ना। देखिए, ये पहला सेशन है। इसके मैं 3-4 क्लासेस आपको लेके आऊँगा शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एकदम से लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट होगा और सारे फैक्ट्स मैं यहाँ पे मेंटेन करूँगा, है ना। तो हम आज पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। गवर्नर जनरल एंड वायसराय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। वायसराय और गवर्नर जनरल होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। दोनों के बीच में क्या अंतर है वो देखेंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए, ध्यान रखना है, ये क्या होता है, ये ब्रिटिश विभाग के प्रमुख होते हैं। कौन? गवर्नर जनरल और वायसराय क्या होते हैं? ये हेड ऑफ ब्रिटिश डिपार्टमेंट होते हैं। हेड ऑफ ब्रिटिश डिपार्टमेंट होते हैं। ब्रिटिश डिपार्टमेंट होते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये क्या है, ब्रिटिश विभाग के प्रमुख हैं, ठीक है। देखिए, ये जो क्लासेस है वो दोनों मीडियम में चलेगी, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी परेशानी ना हो और हिंदी मीडियम वालों को भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आखिर दोनों में अंतर क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है, हम ये देखते हैं पहले, है ना। तो एक तरफ लिख लेते हैं गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं वायसराय, ठीक है ना। तो वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है हम देखेंगे। वायसराय, है ना, गवर्नर जनरल और वायसराय। देखिए, तो गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों में क्या होता है कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, किनकी नियुक्ति? गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है? वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से होती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से होती है। यानी कि निदेशक मंडल की जो न्यायालय होती हैं, निदेशकों का जो न्यायालय होता है उनके द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? निदेशकों के न्यायालयों द्वारा होता है। निदेशकों के न्यायालयों द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। और इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है भाई? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है उनके द्वारा की जाती है। ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। यानी कि यहाँ संसद के द्वारा किया जाएगा, ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई? ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि इनका समय यानी कि जो पीरियड होता है वो कैसा होता है। जो समय है, समय कार्यकाल की बात नहीं हो रही है यहाँ, देखेंगे तो यहाँ जो है 1833 से चालू होगा और 1858 तक में जितने भी लोग आएंगे उन सबको हम गवर्नर जनरल कहेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या होगा कि 1858 से चालू होगा और जाएगा 1948 तक जाएगा। तो वायसराय का कार्यकाल ये था, ठीक है ना। देखो, समय था, कार्यकाल नहीं बोल सकते, एक तरह से समय बोल सकते हैं कि इस समय में जो लोग आते हैं उनको गवर्नर जनरल कहेंगे, इस समय जो लोग आते हैं उनको क्या कहेंगे? वायसराय कहेंगे, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि ये अकाउंटेबल किसके प्रति होते हैं। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार किसके प्रति होते हैं? अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार। तो ये जिम्मेदार होंगे, इनको नियुक्त किसने किया है भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है। तो इसके प्रति जिम्मेदार होंगे। इनको नियुक्त किसने किया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया है। तो इनके प्रति ये क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। तो इनका उत्तरदायित्व बनता है किनके प्रति? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। इनका उत्तरदायित्व बनता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, ठीक है। दोनों में अंतर यही रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं कि भाई ये कुछ और यहाँ पे कंफ्यूजन्स होते हैं, उन कंफ्यूजन्स को मैं दूर कर देता हूँ आपको। देखिए, ये जो पद है, ये जो पोस्ट है, इसको कैसे डिवीजन किया गया है हम ये समझ लेते हैं। फिर जब ये क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पहला गवर्नर कौन है, पहला गवर्नर जनरल कौन है, पहला वायसराय कौन है। वो सब बात हो जाएगा जब हम इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इनका जो पद है ना उसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, पहला तो होता है बंगाल में यानी कि बंगाल में, ठीक है। बंगाल में, बंगाल को सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, भारत की बात करेंगे, भारत, है ना। तो भारत में भी 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे, भारत, ठीक है। दूसरे बार भी लिख लेंगे भारत, आपको और समझ में आएगा, भारत, है ना, भारत। तो देखिए, बंगाल में क्या था? बंगाल में इसके 2 विभाग थे, इसके 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला बात यह है कि बंगाल के सबसे पहले गवर्नर बनेंगे,
गवर्नर, बंगाल के सबसे पहले गवर्नर बनेंगे, फिर बंगाल के ही बनेंगे गवर्नर जनरल। आगे क्या अंतर है गवर्नर गवर्नर जनरल में मैं आपके क्लियर करूंगा मैं। गवर्नर जनरल है ना, ये दो होंगे, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो जो गवर्नर होगा बंगाल का, वो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, इसकी शुरुआत होगी 1757 से और जाएगा 1772 तक, ये होंगे गवर्नर, ठीक है। और गवर्नर जनरल को होंगे जो 1772 से शुरू होंगे और 1833 तक जाएंगे, ये कहलाएंगे गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो आएगा वो गवर्नर है, इस टाइम पीरियड में जो आएगा वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल की बात आ रही है, यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात आ रही है ना, गवर्नर जनरल की बात आ रही है, गवर्नर जनरल है ना। तो गवर्नर जनरल का जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, 1833 से शुरू होगा और 1858 तक जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक। अब यहाँ जो भारत का वायसराय वाला काम है वो यहाँ चालू होगा, ठीक है, वायसराय। तो वायसराय की शुरुआत कहाँ से होगी, 1858 से होगी और लास्ट तक चलेगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से डिवीजन करके आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आपको और समझ में आते जाएगा। देखिए पहले बंगाल है, फिर भारत है, फिर भारत है ना। तो बंगाल में दो पार्ट थे, एक था गवर्नर का, दूसरा है गवर्नर जनरल का। तो गवर्नर यानी इसकी शुरुआत कब से होती है, 1757 से होती है और जाएगा कब तक, 1772 तक। अब वहीं 1772 में शुरू होगा और 1833 तक जाएगा गवर्नर जनरल का काम, ठीक है। फिर भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे वही, जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे वहां से क्या होगा, अंत होकर के फिर हम देखेंगे यहाँ क्या, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो 1833 है, ये 83 नहीं है, 1833 है, 1833 से शुरू होगा और जाएगा 1858 तक, ठीक है। और 1858 शुरू होकर लास्ट तक देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले गवर्नर के बारे में। तो मैं इसको आपको पार्ट वाइज ही क्लियर करूंगा ताकि आपको एक एक पार्ट में क्लियर हुए, और लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा ताकि आपको और समझ में आते जाए, ठीक है। बंगाल के गवर्नर है ना, बंगाल के गवर्नर की बात कर रहे हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर में हम देखेंगे, बंगाल के गवर्नर में बंगाल के गवर्नर में जो पहला नाम है वो है रॉबर्ट क्लायू का है, रॉबर्ट क्लायू, रॉबर्ट रॉबर्ट क्लायू का है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट क्लायू रहा है, यानी जो क्लायू रहा है, क्लायू रहा है, क्लायू वो दो कार्यकाल के लिए आया हुआ था, ठीक है। उसको दो कार्यकाल के लिए बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। एक तो 1757 में शुरू होता है और चलता है 1760 तक, और दूसरा जो टाइमिंग रहा है वो 1765 में शुरू होता है और जाता है 1767 तक। तो ये दोनों टाइम को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके समय में हम देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, घटनाएं है ना, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए पहली जो घटना रही है वो इलाहाबाद की संधि रही है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जो संधि है, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, इलाहाबाद की जो संधि है वो कब होती है, वो 1765 में होती है, इलाहाबाद, ठीक है ना। इलाहाबाद की जो संधि होती है 1765 में, और इस संधि के माध्यम से क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी, यानी कि जो वहाँ टैक्स वसूलने का अधिकार था, वो मिल गया था, ठीक है, किससे, इलाहाबाद की संधि से, ठीक है। दूसरी जो प्रमुख घटना रही है इसके समय की वो क्या रही है, द्वैध शासन रही है, ठीक है, द्वैध शासन, द्वैध शासन रही है, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन यानी कि डायरकी रही है, ठीक है, द्वैध शासन रही। तो द्वैध शासन में क्या होता है, यहाँ दो तरीके से शासन किया जाएगा, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, द्वैध शासन मतलब डबल है ना। तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, दो तरह शासन किया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है वो नवाब के माध्यम से शासन होगा, नवाब, ठीक है, ध्यान रखना है। पहला नवाब के माध्यम से शासन होगा, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन होगा, दूसरा नवाब के माध्यम से, ठीक है। तो नवाब क्या करेंगे, नवाब के हाथों में क्या होगा, नवाब के हाथों में होगा कि जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वो इनके हाथों में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके हाथों में होगा, प्रशासनिक जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके हाथ में होता है।
प्रशासनिक जो जिम्मेदारी है वो इनके हाथ में होगा। प्रशासनिक कार्य कौन करेंगे? नवाब करेंगे। जबकि वहीं राजस्व और जो न्याय संबंधी मामले हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी, है ना। यानी कि जो राजस्व, रेवेन्यू, राजस्व, ठीक है, और क्या, जो न्याय संबंधी मैटर हैं, जस्टिस मैटर हैं, ठीक है, जो न्याय संबंधी मैटर होंगे, न्याय संबंधी मैटर होंगे, वो कौन संभालेंगे? वो संभालेंगे क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये द्वैत शासन था, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है ना। इसके बाद जो प्रमुख घटना है वो है कि इनके समय में क्या हुआ है? एक श्वेत विद्रोह हुआ है। श्वेत विद्रोह हुआ है, व्हाइट म्यूटिनी, ठीक है, श्वेत विद्रोह हुआ है। इसको बोलते हैं श्वेत विद्रोह, वेतन और भत्ते को लेकर था श्वेत विद्रोह, है ना। श्वेत विद्रोह हुआ था इनके समय में ही। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट घटना था वो था प्लासी का युद्ध, है ना। तो यहाँ पे वार ऑफ प्लासी हुआ था। वार ऑफ प्लासी हुआ था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। तो चार घटनाएं हैं, उनको ध्यान रखना है। कौन कौन सी घटना है? पहली है इलाहाबाद की संधि, यानी कि इलाहाबाद ट्रीटी। और दूसरा क्या है? द्वैध शासन है, डायरकी है। और तीसरा श्वेत विद्रोह है, व्हाइट म्यूटिनी है। और चौथा क्या है? चौथा है प्लासी का युद्ध। तो ये चारों जो घटनाएं हैं वो किसके समय होता है? रॉबर्ट क्लाइव के समय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन आया था। तो नेक्स्ट आता है हॉलवेल, है ना। जो दूसरा गवर्नर है वो है हॉलवेल। हॉलवेल ऐसे लिखते हैं, हॉलवेल, हॉलवेल, है ना। हॉलवेल ये दूसरा गवर्नर है। तो ये क्या था कि पहला स्थानापन्न गवर्नर रहा है बंगाल का, है ना। ये क्या रहा है? फर्स्ट टेम्परेरी गवर्नर रहा है। फर्स्ट टेम्परेरी गवर्नर रहा है। पहला स्थानापन्न गवर्नर रहा है। फर्स्ट टेम्परेरी गवर्नर रहा है। गवर्नर क्या रहा है? स्थानापन्न, मतलब स्थायी नहीं था, ठीक है, स्थानापन्न था, ठीक है, स्थानापन्न गवर्नर था, टेम्परेरी गवर्नर था। देखो हॉलवेल के बारे में हम सुनते हैं कि हॉलवेल ने क्या किया था। हॉलवेल ने ही तो ब्लैक होल घटना के बारे में बताया था। ब्लैक होल जो इवेंट होता है किसके समय में होता था? सिराजुद्दौला के समय, है ना। ब्लैक होल घटना पढ़ते हैं ना, तो ब्लैक होल घटना के बारे में किसने बताया है? इसी हॉलवेल ने बताया, जो स्थानापन्न गवर्नर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद कौन आता है। तो इसके बाद आता है तीसरा जो गवर्नर है वो है वेंसीटाट आता है। वेंसीटाट, वेंसीटाट, ठीक है, वेंसीटाट, वेंसीटाट आता है, वेंसीटाट आता है, वेंसीटाट। तो वेंसीटाट का जो टाइमिंग रहा है वो क्या रहा है भाई? वेंसीटाट का जो टाइमिंग रहा है वो 1760 से लेकर के 1765 तक रहेगा। वेंसीटाट 60 से 65 तक रहेगा, है ना। तो ये इसके समय जो प्रमुख घटना थी वो ये थी कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसीटाट था, है ना। तो ये क्या था? बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर यही था। गवर्नर एट द टाइम ऑफ वॉर ऑफ बक्सर, गवर्नर एट द टाइम ऑफ वॉर ऑफ बक्सर, वॉर ऑफ बक्सर। तो बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर यही था, ठीक है ना। 1764 में होता है ना बक्सर के युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन रहा है? यही रहा है, वेंसीटाट रहा है, ठीक है। चौथा जो गवर्नर था वो वेरेलस्ट था, ठीक है ना। वेरेलस्ट, वेरेलस्ट था, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, वेरेलस्ट गवर्नर था। तो इसका जो टाइमिंग रहा है 1767 से चालू होगा और 1769 तक रहेगा। तो यहाँ देखेंगे 1765 है और यहाँ 1769 है। लेकिन हमने क्लाइव को देखा था कि क्लाइव 2 कार्यकाल के लिए आया था, 65 से 67 तक। तो 65 से 67 तक कौन रहेगा? क्लाइव रहेगा। फिर वहां से वेरेलस्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसके बाद देखते हैं कर्टियर आता है। नेक्स्ट जो है वो है कर्टियर। चौथा नंबर, 5वां नंबर का है कर्टियर। कर्टियर, कर्टियर, ठीक है ना। कर्टियर, तो कर्टियर जो था, इसका टाइमिंग क्या रहा है? कर्टियर का समय रहा है 1769 से चालू होगा और 1772 तक रहेगा कर्टियर, है ना। कर्टियर के बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग आता है। कर्टियर के बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है।
वॉरेन हेस्टिंग्स, देखेंगे आप हिंदी में लिख रहे होगे तो हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश में हेडिंग देते जाओगे तो आपको ज़्यादा ट्रेस होगा, है ना। तो ये वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय देखिए पुस्तकों में सीधा सीधा 72 से 85 दे देता है, ठीक है, जबकि ये शुरुआत में 72 से 1774 तक रहता है। उस समय बंगाल का गवर्नर रहता है, ठीक है। तो पहले हम इस कार्यकाल को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद की घटना को फिर से हम वॉरेन हेस्टिंग को लेकर के पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है, लास्ट गवर्नर है, लास्ट गवर्नर बंगाल का अंतिम गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर है, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। तो जो डायरकी रहा है वो कब से कब तक था, 1765 में शुरू होता है और 1772 में अंत कर दिया जाता है। शुरू कौन करता है, शुरू करता है रॉबर्ट क्लाइव और अंत कौन करेगा, हेस्टिंग करेगा, ठीक है ना। तो 1765 में शुरू हुआ था, यानी कि जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन है उसकी शुरुआत कब होती है, उसकी शुरुआत होती है 1765 में और अंत होता है 1772 में। अंत कौन करता है, तो वॉरेन हेस्टिंग इसका अंत करता है, ठीक है। हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल देखते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है हम देखेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम का नाम क्या है, उस अधिनियम का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में रेगुलेटिंग ही बोलते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में आता है, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या प्रोविजन था, इसमें क्या प्रावधान था, प्रोविजन यानी प्रावधान, इसमें प्रोविजन क्या था, प्रावधान क्या था कि भाई क्या कहा जाएगा कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे अब क्या कहा जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो यहाँ बोला गया है कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे क्या कहा जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। द गवर्नर ऑफ बंगाल वुड बी द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। तो यहाँ क्या बोला गया है, तो जो बंगाल का गवर्नर है, द गवर्नर ऑफ बंगाल, the governor of Bengal would be governor general of Bengal, would be the governor general of Bengal, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये प्रोविजन लाया गया था किसमें, 1773 के एक्ट में, है ना। अब हम ये समझते हैं कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, तो गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर होता है ना। देखो, तो जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, गवर्नर, पहले हम गवर्नर को देखते हैं क्योंकि यही टर्म पहले यूज हुआ था, है ना। गवर्नर क्या होता है भाई, ये अंग्रेजों का प्रतिनिधि है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है ना, रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है ये, प्रतिनिधि है, किनका, अंग्रेजों का, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये क्या करता था कि ये नवाब के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में व्यापार का संचालन करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। ये क्या करता था कि जो नवाब होते हैं, नवाब, और बीच में क्या है, और क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब हैं इनके बीच में क्या करेगा, इनके बीच में ये व्यापार का संचालन करेगा, ट्रेडिंग कंडक्शन करेगा, ट्रेडिंग ऑपरेशन करेगा, व्यापार का संचालन करेगा, ठीक है ना। ट्रेड को ऑपरेट करता है यहीं पर ये, ठीक है, ट्रेड को ऑपरेट करेगा यानी कि व्यापार का संचालन करेगा, व्यापार संचालन करता था, इसको बोलते थे क्या, गवर्नर। बात समझ में आ गया, ठीक है। जबकि गवर्नर जनरल क्या था, ठीक है, देखो गवर्नर, गवर्नर जनरल क्या होता था, गवर्नर जनरल क्या होता था कि इसकी जो नियुक्ति है यानी कि जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की गई है, तो वो किया गया है
1773 के अधिनियम के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। अपॉइंटमेंट, इसका अपॉइंटमेंट हुआ है अंडर द एक्ट ऑफ 1773 विच इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ है, इसकी नियुक्ति की गई है, किसकी, गवर्नर जनरल की। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये काम करेगा तो ये जो है किसकी सहायता से काम करेगा, ये परिषद की सहायता से काम करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, परिषद की सहायता से काम करता है। वर्क्स अंडर द हेल्प ऑफ काउंसिल। ठीक है, वर्क्स अंडर द हेल्प ऑफ काउंसिल। हेल्प ऑफ काउंसिल यानी कि परिषद की सहायता से काम करता है। परिषद की सहायता से यह काम करता है। सहायता से क्या करेगा, काम करता है। तो ध्यान रखना है इन चीजों को, यही दोनों में मेजर अंतर होता है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर पहले गवर्नर जनरल के बारे में, है ना। देखो, अंतिम गवर्नर जनरल किसको हमने पढ़ा, वारेन हेस्टिंग को पढ़ा। अब वही क्या बनेगा, वही शुरू का गवर्नर जनरल बनेगा, यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वुड बी वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना, तो इसी के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है वारेन हेस्टिंग के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग में इसका टाइमिंग फिर से हम देख लेंगे। वारेन हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग्स, तो इसका टाइमिंग अब होगा 1774 से लेकर 1785 तक होगा। टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है, वहां पे 72 से 74 लिखा था हमने, अब 74 से क्या लिखा हमने, 85 लिखा है, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके समय क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या घटनाएं इसके समय में मेजर हैं, इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं। तो सबसे पहली घटना क्या है, सबसे पहली घटना है भाई इसके समय की रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी, है ना। पहली घटना है रिंग ऑफ फेंस। ये क्या होता है बताता हूं आपको को। रिंग ऑफ फेंस, फेंस तो ये होता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ मतलब घेरा, फेंस मतलब घेरा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बोला गया है कि जैसे मान लेते हैं कि ब्रिटिश क्या चाहती है, ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है, अपने साम्राज्य की रक्षा करना चाहती है। तो इसकी एक पॉलिसी थी कि क्या करो कि अपने आसपास क्या करो, सुरक्षा का घेरा बना लो, यानी कि जो भी इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं, यानी कि जो भी इसके पड़ोसी राज्य हैं, उन सब की रक्षा करो। ठीक है, तो ये इनका नीति था। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, तो पड़ोसी राज्यों की रक्षा करो ताकि अपने राज्य की रक्षा हो सके, ये सुरक्षा घेरे की नीति है। टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश एम्पायर, प्रोटेक्ट योर नेबरिंग स्टेट्स, प्रोटेक्ट योर नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो अपने राज्य की रक्षा करना है तो क्या करो, अपने पड़ोसी राज्यों की रक्षा करो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, अपने राज्य की रक्षा करना है तो अपने पड़ोसी राज्यों की रक्षा करो। यही नीति क्या कहलाती है, रिंग ऑफ फेंस कहलाती है। इसको बोलते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा आपके, है ना। नेक्स्ट जो घटना घटी है उसको मैं टॉपिक वार पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा ताकि आपको जल्दी से ये याद हो जाए, है ना। तो दूसरा जो घटना है सिविल सर्विस को लेकर है। सिविल सर्विस जो मेन इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस को लेकर है। सिविल सर्विस, है ना, सिविल सेवा की बात हो रही है। तो सिविल सेवा में हम क्या देखते हैं कि इसने ही क्या किया था, कलेक्टर का पद सृजित किया था। किसने, वारेन हेस्टिंग ने, है ना। लिखना है किसने क्या किया था, कलेक्टर का पद सृजित किया था। जनरेटेड द पोस्ट ऑफ कलेक्टर, जनरेटेड द पोस्ट ऑफ कलेक्टर, है ना। तो इन्होंने ही क्या किया था, कलेक्टर के पद का सृजन किया था। ठीक है, कलेक्टर के पद का सृजन इन्होंने ही किया है। किसने किया है, वारेन हेस्टिंग ने किया है। ये दूसरी घटना रही है। तीसरी घटना हम देखते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि इन्होंने द्वैत शासन का अंत कर दिया था। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, द्वैत शासन को फिर से दूसरे तरीके से शुरुआत किया था। ठीक है, तो लिखना है द्वैत शासन, डायरकी, द्वैत शासन। ठीक है, तो द्वैत शासन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी, गठन किया था। इन्होंने क्या किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पढ़ते होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या रहा है। ठीक है, और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या रहा है।
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इन्होंने क्या की थी, नियुक्ति की थी। तो ये एक तरह से हो गया ना द्वैत शासन। तो इसीलिए यहाँ पे फिर से द्वैत शासन का मैंने पॉइंट बनाया हुआ है और आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज याद कराने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले इसने देखा कि रिंग ऑफ फेंस आया था। दूसरा यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इसने अपनाई थी। दूसरा क्या दिया था, दूसरा इसने सिविल सेवा के बारे में बात करे। तीसरा क्या करे, द्वैत शासन। तो द्वैत शासन का अंत भी किया और द्वैत शासन की शुरुआत भी की। ऐसे करके आप चीजों को आराम से ट्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर घटना देखते हैं। तो चौथा नंबर घटना में हम देखते हैं कि इसने क्या किया था, न्यायिक सुधार किया था। न्यायिक सुधार, जुडिशल रिफॉर्म किया था, है ना। न्यायिक सुधार किया था, न्यायिक सुधार करता है, न्यायिक सुधार, है ना। तो न्यायिक सुधार क्या करता है भाई, न्यायिक सुधार में बताया गया है कि कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 के आसपास। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो यहाँ लिखना है कलकत्ता में क्या हुआ था, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के समय की गई है। कब, 1774 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत की गई है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो इसके जो चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस यानी कि जो प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वो कौन रहे हैं, तो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं एलिजा इम्पे रहे हैं। तो आप इसको लड़की में समझ लीजिएगा, इसलिए मैं सामने में लिखता हूँ सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, इम्पे ऐसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं, एलिजा इम्पे, इम्पे, ठीक है। एलिजा इम्पे क्या रहे हैं, इनके प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। तो ये चौथी घटना थी। नेक्स्ट देखते हैं देखिए शिक्षा को लेकर चलते हैं। शिक्षा में इन्होंने क्या सुधार किया था, एजुकेशन को लेकर चलते हैं, शिक्षा, है ना। तो शिक्षा में हम देखते हैं कि 1781 ईस्वी में क्या हुआ था, 1781 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जोनाथन डंकन, देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन, ये ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने, जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन, जोनाथन, जोनाथन डंकन, डंकन, ठीक है। जोनाथन डंकन इस्टेब्लिश्ड अ संस्कृत यूनिवर्सिटी इन बनारस, ठीक है। तो इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, कहाँ की थी, बनारस में की थी, बनारस में। कब की थी, तो की थी 1781 ईस्वी में, ठीक है। इसी समय कलकत्ता में पहली मदरसा की स्थापना की गई थी, पहली मदरसा, फर्स्ट मदरसा, मदरसा, ठीक है। पहली मदरसा की स्थापना की गई है, पहली मदरसा कहाँ की गई है, कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में की गई है, कलकत्ता में फर्स्ट मदरसा की स्थापना 1781 में इनके समय में ही की गई थी। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ था कि भाई एक एशियाटिक सोसाइटी का नाम सामने आता है, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में ही लिख लीजिएगा, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी इंग्लिश वर्ड दिख रहा है तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा। हिंदी में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, एशियाटिक सोसाइटी। देखिए एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, ये है एशियाटिक सोसाइटी। तो जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कौन करता है, इसकी स्थापना होता है 1784 ईस्वी में किया जाता है, विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है, विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। ये इसका ऐसा नाम है, विलियम जोन्स, ठीक है। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है, कलकत्ता में किया जाता है, कैलकाटा में किया गया था, ठीक है। किसने किया था, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784 इन कैलकाटा, ठीक है। तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। अब जो इसके समय में एक और घटना रही है वो रही है युद्ध की बात करते हैं। कुछ बैटल्स भी यहाँ हुए हैं, है ना, युद्ध की बात कर लेते हैं। युद्ध तो हम देखते हैं कि पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो इसी के समय हुई थी, है ना। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मराठा वार, ठीक है,
एंग्लो मराठा जो वार रहा है, एंग्लो मराठा वार, आंग्ल मराठा युद्ध जिसको बोलते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो कब होता है? 1775 में होता है और कहां तक जाता है? 1782 के आसपास तक ये जाता है, ठीक है। तो ये क्या था? ये पहला युद्ध था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध था, पहला वार था, है ना, फर्स्ट था। बात समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है 80 से 84 के बीच में, है ना। द्वितीय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है। ये कब होता है? 1780 में चालू होगा, 1784 तक चलेगा, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था हैदर अली के समय, ठीक है, वो इतिहास में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये दूसरा युद्ध हुआ था। तो ये दो युद्ध इसके समय में हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है? आंग्ल मराठा 1775 1782 के बीच में, और दूसरा जो है वो क्या होता है? आंग्ल मैसूर 1780 1784 के बीच में। ये द्वितीय युद्ध, दो युद्ध आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो महाभियोग लगाया गया है, इम्पीचमेंट लगाया गया था, किसके ऊपर लगाया गया था? इसी के ऊपर, किसके ऊपर? वारन हेस्टिंग्स के ऊपर। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, इसलिए क्या हुआ था कि हेस्टिंग्स के ऊपर लगाया गया था, क्या? महाभियोग लगाया गया था, आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। महाभियोग आप पढ़ते हो ना, महाभियोग पढ़ते हो कि किसमें? संविधान में पढ़ते हो कि अनुच्छेद 61 आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो वही बात है, महाभियोग लगा, कदाचार का दोषी पढ़ते हैं ना भाई, कि अगर उसने संविधान में किसी उपबंध को उल्लंघन किया तो कदाचार बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर भी थी, इसने भी कुछ उल्लंघन किया था, भ्रष्टाचार किया था, इसीलिए इसके ऊपर क्या चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेष बात भी है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, विशेष बात, रिमार्क्स की बात करते हैं, ठीक है। विशेष बात में आप क्या रखेंगे? तो एक चार्ल्स विल्किंस हैं, चार्ल्स विल्किंस जिन्हें क्या किया था? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसलिए ये आदमी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसने जो अनुवाद किया था भगवत गीता का, उसको विल्किंस गीता के नाम से जाना गया, है ना। तो यहाँ आप हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी लिख रहे होंगे लिख लीजिए चार्ल्स विल्किंस, ठीक है ना। चार्ल्स विल्किंस, इनका नाम याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस, ये ES होता है, चार्ल्स विल्किंस, विल्किंस ये है चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस, हिंदी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, विल्किंस, ठीक है ना। तो ये इसने क्या किया था? इसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ही ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, किसका किया है? इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, किसका? भगवत गीता का, ही ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश। तो उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं विल्किंस गीता, ठीक है, विल्किंस, विल्किंस गीता के नाम से जाना जाता है, विल्किंस गीता, उस पुस्तक को जाना जाता है विल्किंस गीता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक और चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है, एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो पीट्स इंडिया एक्ट आता है ना, तो पीट्स इंडिया एक्ट के तहत इसके क्या करता है कि निदेशक मंडल की स्थापना करता है, ठीक है। उसको लिख लेते हैं, ठीक, लिखना है। इसने क्या किया था? इसने नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की थी, लिखना। इसने नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की थी, गठन किया था। ही कॉन्स्टिट्यूटेड कंट्रोलर बोर्ड्स, कंट्रोलर बोर्ड, कंट्रोलर बोर्ड अंडर पिट्स इंडिया एक्ट, अंडर पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इसने क्या किया था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया अधिनियम या एक्ट के तहत क्या किया था? के तहत नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की थी, नियंत्रक बोर्ड की इसने स्थापना की थी, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये कुछ पार्टली वीडियो रहा है, इसके बाद में आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।